लुक लाइक ओरिजिनल वेबसाइट, वो आपको सेम एज इट इज दिखेगी और उस वेबसाइट का हम मिसयूज करके उस पर्टिकुलर विक्टिम से क्रेडेंशियल गेट कर लेते हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ फिशिंग पार्ट, ठीक है। जो किसका सब पार्ट है आपका, सोशल इंजीनियरिंग का, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ रखा है तो दैट टू गुड, नहीं पढ़ रखा है तो जो मेरे आने वाली कमिंग वीडियोस में बनाऊंगा उसमें कॉन्सेप्ट भी लेके आऊंगा सोशल इंजीनियरिंग का, जिसमें मैं A to Z स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरा जो सोशल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट होता है उसे विद प्रैक्टिकल पार्ट के साथ, विद लैंग्वेज डिफिनेशन के साथ एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ओके, सो हमने क्या ये चीज पढ़ी थी, चैलेंजेस पढ़े थे दोस्त आयुष? हमने चैलेंजेस, अच्छा एक मिनट रुको यार, तुम लोग बोलते नहीं हो। ओके ठीक है, चैलेंजेस ठीक है नहीं आगे। ओके, सो चैलेंजेस है, स्पीड देखा था कि हमारे पास क्या, अगर आप एक इन्वेस्टिगेटर हो और आपको प्रेजेंट टाइम में इन्वेस्टिगेट करना है कोई भी क्राइम, तो उसके लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। हमने ये पढ़ा था कि जितनी भी टेक्नोलॉजी बूस्टअप हो रही है उसके रिगार्डिंग क्राइम्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, बट हम अगर इन्वेस्टिगेटर बन के जाते हैं वहां पर, तो हमें सबसे पहले ऑथराइजेशन चाहिए, वारंट चाहिए, लीगल प्रोसीजर हमारे पास होनी चाहिए, अदरवाइज हम वहां पे इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। तो एक लैग पॉइंट आ जाता है, स्पीड हमारी स्लो हो जाती है इस मामले में। एनॉर्मिटी, यानी कि कोई भी अगर एक हैकर है तो वो अपने आइडेंटिटी थेफ्ट करके अपने को क्या कर सकता है, हाइड कर सकता है, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट समझा था कि वीपीएन के थ्रू हो सकता है, प्रॉक्सी सर्वर्स का यूज कर सकते हैं, राइट। फिर वॉलेटाइल नेचर ऑफ एविडेंस हमने डिस्कस किया था कि ऐसा डेटा या ऐसा एविडेंस, ऐसा क्लू जो हमें मिल के भी ना मिले, है ना, किस टाइप का, लाइक मोस्ट ऑफ द डिजिटल एविडेंस कैन बी इजीली लॉस्ट हो जाते हैं फ्रॉम द वॉलेटाइल डेटा सच एज लॉग रिकॉर्ड्स, लाइक पल्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी या रेडियो सिग्नल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, वॉलेटाइल नेचर ऑफ एविडेंस बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने एविडेंस साइज कॉम्प्लेक्सिटी, कई बार क्या होता है एविडेंस में हम जब उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उसमें कुछ चेंजेस करने से उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है, राइट। तो वो प्रॉब्लम हमारे पास क्रिएट होती है, चैलेंज क्रिएट हो जाता है। एंटी ये क्या है, अच्छा एडीएफ, एंटी डिजिटल फॉरेंसिक्स, कई बार क्या होता है कि हम जो भी अटैकर है वो इंक्रिप्शन प्रोसीजर का यूज करता है डेटा को हाइड करने के लिए, फिर हमें उसे डिक्रिप्ट करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ग्लोबल ओरिजिन एंड डिफरेंस लॉस, तो हमने देखा था कि केवल अटैक जो है, प्रेडेटर जो है, केवल जो आपका अपराधी है वो ऐसा नहीं है कि आपको केवल जो अटैक कर रहा है वो यही कर रहा है, वो हो सकता है किसी अनदर कंट्री में कर रहा हो, तो उसको जो जुरिडिक्शन लगेगा, जो उसको सजा मिलेगी, वो कहाँ से मिलेगी, उन पर्टिकुलर कंपनीज या उन सॉरी कंपनी नहीं, उन पर्टिकुलर कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग उसे सजा मिलती है ना। एंड लास्ट वन जो हमने किया था, लिमिटेड लीगल अंडरस्टैंडिंग, जिसमें हमने समझा था कि कोई भी लाइक विक्टिम है तो उसको पता ही नहीं होता है एक्चुअल में कि उसको क्या क्या उसके पास लीगल चीजें हैं जिसका वो यूज करके क्या कर सकता है, जो अटैकर है उसके ऊपर लीगल एक्शंस ले सकता है, राइट। सो वहां पे क्या होता है, एक लैक ऑफ पॉइंट क्रिएट हो जाता है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो दीज आर द बेसिकली चैलेंजेस जो आप एक इन्वेस्टिगेटर बनने बाद फेस करते हो। फिर हमने शायद ये पढ़े थे इन्वेस्टिगेशन, यस सर। हाँ सर, ये सिविल क्रिमिनल कर रहे थे, ये पढ़ लिए थे, ठीक है। सो इसमें क्या देखा था, एक बार शॉर्ट डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप एक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन करने जाते हो तो आपको काफी हार्ड वर्किंग प्रोसीजर का यूज करना पड़ सकता है कलेक्शन ऑफ क्लूज के लिए, या फिर जो भी आप डिटेल्स निकालोगे फॉरेंसिक एविडेंस या फॉरेंसिक मैनर में ही आप कलेक्ट करते हो। मैंडेटरी होता है कि आप एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या किसी भी टाइप का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप वहां से गेट करो, कहां से, आपके पर्टिकुलर इंसिडेंस प्लेस से, जहां पे क्या हुआ है, आपका क्राइम हुआ है, राइट। नेक्स्ट आपका ये होता है कि जो भी आपको डिवाइस मिला है उस डिवाइस के अंदर से पता करो कि कितना ज्यादा उसमें कोई क्लू है क्या जिसके बेस पर आप उस पर्टिकुलर केस को सॉल्व कर सकते हो, तो ये आपको पता करना होता है उस डिवाइस के अंदर से। फिर आपको पता करना होता है कि डिवाइस जो है वो प्रॉपर मैनर में आपको कोड के अंदर सबमिट करना है, यानी उसमें जो इंफॉर्मेशन निकली है उसे आप प्रॉपर एक फॉर्मेट में लिख के पूरा एक उसका फाइल बना के उसे क्या करते हो, सबमिट करते हो किसके अंदर, कोड के पास, ताकि वो उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके। फिर जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसमें डेटा एनालिसिस का पार्ट होता है, पेनिट्रेशन डिफर बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ केसेस,
कई बार क्या होती है, जैसे हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो केस के अकॉर्डिंग डिफर हो जाती है, उनकी प्रेजेंटेशन डेटा अलग मिलता है तो हमें अलग तरीके से उसे रिप्रेजेंट करना पड़ता है, जिसके लिए हमने समझा था कि 3 टाइप्स ऑफ हमारे पास क्या होते हैं, इन्वेस्टिगेशन केसेस आते हैं। पहले होते हैं सिविल टाइप ऑफ केस, दूसरे होते हैं क्रिमिनल टाइप ऑफ केस और तीसरे होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप ऑफ केस। तो आपको याद होगा सिविल वाले कौन से थे, जिसके अंदर कई बार क्या होता है, एक याचिका बस लिखी जाती है और याचिका में लिख देते हैं हम कि गलती किसकी थी, विक्टिम की थी, उसने क्लिक कर दिया है ना, पुलिस वाले यही करते हैं। और उस केस में फिर सिविल को कोई उस पर एफआईआर नहीं होती और वो नॉर्मली पर्सन अपना जो अटैकर है वो क्राइम करता रहता है, राइट। सिविल वालों केसेस के ऊपर कोई भी जना मोस्टली या डायरेक्टली ध्यान नहीं देता है। क्रिमिनल केस जब हमने किया था तो हम समझा था, तो हमने पता किया था कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो होती हैं वो इसके लिए लाइबल होती है कि जो भी क्रिमिनल केस हुआ उसे एनालाइज करें और उसके बेस पर पता करें कि आपका जो पर्टिकुलर विक्टिम है उसने क्या क्या किया और किस तरीके से उसे पकड़ा जा सकता है, ठीक है। फिर हमने उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वेस्टिगेशन देखी थी, जिसमें हमने समझा था कि अगर किसी कंपनी बेस पे कोई डेटा लॉस होता है या किसी एम्प्लॉय की वजह से कुछ होता है तो उस केस में एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वेस्टिगेशन चलती है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वहां का वो बेसिकली पता लगाता है कि क्यों हुआ, ये एम्प्लॉय की तरफ से गलती थी या कंपनी की तरफ से गलती थी, राइट। और अगर एम्प्लॉय की गलती होती है तो उस केस में उसे सस्पेंशन भी मिल सकता है, पेनाल्टी देनी पड़ सकती है, उसे निकाला जा सकता है या फिर उसे पर्टिकुलर उसका डिवोशन भी किया जा सकता है, डिमोशन। तो दे आर मल्टीपल थिंग्स जो क्या होती हैं। और कई बार क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अगर कुछ भी होता है तो उसमें जो फेवर मिलता है वो ज्यादातर एम्प्लॉयज को मिलता है, बिकॉज कंपनी कहीं ना कहीं कोई ऐसी एक्टिविटीज जो करती है जिसके बेसिस पर एम्प्लॉय खराब होता है, ठीक है। यस सर। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ कि हमने जो क्राइम टाइप्स ऑफ सिविल इन्वेस्टिगेशन केसेस देखे थे वो थे। ओके, क्या हमने ये पढ़ा था रूल्स ऑफ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन? हो गया था सर, तो थ्योरी भी हो गई थी ये वाली। मतलब एंटरप्राइज थ्योरी पूछ रहे हैं ना सर आप? अच्छा, एंटरप्राइज थ्योरी हो गई थी, हाँ हो गई थी सर। ठीक है। डिजिटल फॉरेंसिक्स के ये हो गए थे क्या? ये तो नहीं हुआ था शायद। डिजिटल फॉरेंसिक्स क्या होते हैं, डिजिटल एविडेंस क्या क्या होते हैं? ये तो नहीं, ये नहीं हुआ था। क्या ये टाइप्स ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक बताए थे मैंने? यूजर क्रिएटेड फाइल्स, यूजर प्रोटेक्टेड फाइल्स, नहीं 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 सर। बताया ना, ठीक है, यहाँ से नहीं कराया होगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, रूल्स अगर बता दिए तो रूल्स को मैं रिपीट नहीं कर रहा, इंटरप्राइज थ्योरी रिपीट नहीं कर रहा, हम डायरेक्टली चलते हैं डिजिटल फॉरेंसिक्स एविडेंस के ऊपर। तो डिजिटल एविडेंस होता क्या है ये समझ लो। A type of evidence या digital evidence is any information of probative value that is either stored or transmitted in a digital form. तो उसे हम क्या कहते हैं, डिजिटल एविडेंस बोलते हैं, ठीक है। डिजिटल एविडेंस अंडरस्टैंडिंग, आप कैसे अंडरस्टैंड करोगे कि डिजिटल एविडेंस है कि नहीं है। तो उसके लिए डिजिटल एविडेंस पहले तो डेफिनेशन की प्रोबेटेड वैल्यू है अगर और वो स्टोर्ड है किसमें, ट्रांसमिशन और डिजिटल फॉर्मेट के अंदर, तो आप उसे बोल सकते हो दैट इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल एविडेंस। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल, एक लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल है जिसके बेस पे आप ये देखते हो कि एनी वन एंड एनीथिंग, या तो कोई इंसान या कोई चीज एंटरिंग ए क्राइम सीन टेक समथिंग ऑफ द सीन विद देम एंड लीव समथिंग और देमसेल्फ बिहाइंड व्हेन दे लीव। कई बार क्या होता है कि कोई भी ये बताता है हमें, तो आप किस तरीके से करोगे कि अगर कोई आया है या कोई चीज लेके आया है तो उस केस पे आप ये पता आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ पे ये चीज अवेलेबल हमें हो सकती है। ये पर्सन आया था तो मोबाइल लेके आया होगा, ये पर्सन आया था इसने डेस्कटॉप में पेन ड्राइव लगाई है, तो मे भी हो सकता है आपको वहाँ पे कोई पेन ड्राइव के अंदर का डेटा मिल जाए, या फिर वो आया था तो उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो आपको किसके अंदर मिल जाए, कैमरे के अंदर मिल जाए। तो ये जो चीजें हैं जो लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल के थ्रू आपको पता चलती है, ठीक है। Next, digital evidence is circumstantial and critical in nature, which makes it difficult for a forensic investigator to trace criminal activities. कई बार क्या होता है कि डिजिटल एविडेंस आपको बहुत बुरी हालत में होता है, बुरी हालत में इन द सेंस लाइक पेन ड्राइव बस बिल्कुल एंडिंग कंडीशन में ही है, या फिर आपका जो डिजिटल पेन ड्राइव बहुत ज्यादा खराब हालत में, या फिर एक अनदर एग्जांपल जैसे आपको कोई सीडी वगैरह मिली तो सीडी वगैरह क्या है, ब्रेक है या टूटी हुई है,
तो उस केस में डिजिटल एविडेंस बहुत खराब हालत में है, तो उस केस में बहुत प्रॉब्लम होती है इन्वेस्टिगेटर को कि वो क्राइम को किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करके क्रिमिनल को ट्रेस आउट करे। ठीक है, फिर डिजिटल इंफॉर्मेशन कैन बी गैदर और while examining digital stored media, monitoring the network traffic, making duplicate copies of the digital data found during the forensic investigation. डिजिटल इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए हम यूज करते हैं लाइक डिजिटल स्टोरेज मीडिया में से निकाल सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं नेटवर्क ट्रैफिक को जिसमें स्निफिंग पार्ट आता है आपका, उसके थ्रू हम पता कर सकते हैं क्या डेटा पैकेट ट्रैवल हो रहे हैं, या फिर हम उसकी जो डुप्लीकेट कॉपीज हैं डिजिटल एविडेंस जो हमें मिला है उसके हम निकाल के वहां से इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक कि आप किस तरीके से डिजिटल एविडेंस को समझते हो या क्या क्या मिलता है आपको। नाउ लेट्स कम टू द टाइप ऑफ डिजिटल एविडेंस। अगर हम टाइप्स ऑफ डिजिटल एविडेंस की बात करें तो सबसे पहला आता है वोलेटाइल डेटा। वोलेटाइल डेटा मैंने आपको बताया कि ऐसा डेटा जो आपको मिलके भी कई बार नहीं मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, वोलेटाइल ऑफ डिजिटल एविडेंस। डेटा दैट इज लॉस्ट एज सून एज डिवाइस इज पावर्ड ऑफ। मतलब डेटा तब तक ही आपको मिल सकता है जब तक वो डिवाइस क्या है, ओपन है। अदरवाइज जैसे वो डिवाइस क्लोज होगा यानी उसको स्विच ऑफ हम करेंगे सारा डेटा इरेज हो जाएगा। उस टाइप के डेटा को हम बोलते हैं वोलेटाइल डेटा। अब ये डेटा किस पे होता है, ये मेन आपका डिपेंड करता है आपकी रैम के ऊपर। अब देखो एग्जांपल के लिए इंक्लूड टाइम स्टैम्प, इंक्लूड लॉग्ड ऑन यूजर्स, किस किस ने लॉग इन कर रखा है वो यूजर, तब तक ही आपको पता चल सकता है जब आप सिस्टम ऑन है। अगर सिस्टम बंद हो गया, क्लोज कर दिया, दोबारा ऑन करोगे तो ये नहीं पता चलेगा लास्ट यूजर कौन सा लॉगिन था। ओपन फाइल्स, कौन कौन से उस यूजर ने फाइल्स ओपन कर रखी हैं ये आपको नहीं पता चलेंगी। अगर उस यूजर ने सारे जो टास्क हैं वो क्लोज कर दिए और अपने सिस्टम को ऑफ कर दिया तो आपको ये नहीं पता चल सकता कि उसने कौन कौन सी फाइल्स अभी ओपन करके रखी थी। नेटवर्क इंफॉर्मेशन, नेटवर्क के ऊपर उसे किस टाइप का डेटा ट्रेवल कराया है। अगर आप नेटवर्क कैप्चरिंग नहीं कर रहे हो और डिवाइस बंद है तो आप उस पार्ट में नहीं पता कर पाओगे नेटवर्क इंफॉर्मेशन में क्या क्या है उसके पास। प्रोसेस इंफॉर्मेशन, उसके सिस्टम में कौन कौन से प्रोसेस रन कर रही थी, कौन कौन से एक्टिविटीज उसने रन करा रखी थी, ये चीज आपको नहीं पता चलेगी कब, अगर आप सिस्टम क्लोज कर देते हो। ठीक है, प्रोसेस टू द पोर्ट मैपिंग, प्रोसेस मेमोरी, मेमोरी कितनी यूज थी वो, क्लिक बोर्ड कंटेंट्स कौन कौन से थे जो उसने केवल टेम्परेरी के लिए यूज करे थे। सर्विसेज एंड ड्राइवर्स इंफॉर्मेशन, कौन सी सर्विसेज एक्टिव थी या चल रही थी, या फिर आपके ड्राइवर्स कौन कौन से वो यूज कर रहा था उस टाइम पे, वो आपको बाद में नहीं पता चलेगा। एंड कमांड हिस्ट्री, उसने कौन कौन से कमांड्स को एक्टिवेट किया था या यूज किया था बाय द यूजिंग ऑफ CMD एंड समथिंग लाइक अदर थिंग। तो वो चीजें आपको नहीं पता चलेंगी बिल्कुल भी अगर आपने अपना सिस्टम जो है वो ऑफ कर दिया। तो इस टाइप के डेटा को कलेक्ट करने का मतलब होता है वोलेटाइल डेटा। क्लियर? यस सर। अब यही चीज रैम के अंदर भी होती है। आप जानते हो आपकी कैशे मेमोरी होती है, ठीक है, रैम जो है आपकी कैशे के ऊपर टेम्प मेमोरी के ऊपर काम करता है। आपने रैम अपने सिस्टम क्लोज किया, टेम्प मेमोरी क्या होती है, कंप्लीटली क्लोज हो जाती है, इरेज हो जाती है ना। तो उस केस में हमें नहीं पता चलता कि उसको क्या क्या एक्टिविटीज कर रहा था, राइट। तो वो भी एक वोलेटाइल डेटा का नेचर है, टाइप है। नेक्स्ट होता है नॉन वोलेटाइल, इसके अंदर सेकेंडरी मेमोरी आती है लाइक रोम टाइप की स्टोरेज डिवाइसेस जिन्हें हम कहते हैं। persistent data that is stored in secondary storage device such as a hard disk and memory card। ऐसा टाइप का डेटा जो आपको कंप्लीटली स्टोर हो जाता है, आपको फुल एक्सेस के बाद में भी ले सकता है। तो उस टाइप के डेटा को हम स्टोर करते हैं किसके अंदर, स्टोरेज डिवाइस के अंदर या फिर कार्ड्स या पेन ड्राइव्स, इस टाइप के डेटा के अंदर, ठीक है, डिवाइसेस के अंदर। सो एग्जांपल के लिए इंक्लूड हिडन फाइल्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है, आपको हिडन फाइल्स मिल सकती है इसके अंदर, स्लैक स्पेसेस मिल सकते हैं, स्वाइप फाइल्स मिल सकती हैं चेंजेस वाली, इंडेक्स दैट फाइल्स मिल सकती हैं आपको, अनअलोकेटेड क्लस्टर्स मिल सकते हैं, अनयूज्ड पार्टीशंस, कौन कौन से पार्टीशन अनयूज्ड है वो पता चल जाता है आपको। हिडन पार्टीशंस कौन से हैं, कई बार हम क्या करते हैं जैसे डिस्क का हमने पार्टीशन किया, पार्टीशन करना आता है ना सबको डिस्क का। यस सर। ठीक है, बढ़िया। तो आपका क्या है, अगर आप जैसे पार्टीशन करते हो तो उसमें से कौन सी ऐसी, उसमें हम क्या कर सकते हैं, डिस्क को हाइड कर सकते हैं। तो हिडन पार्टीशन कौन से वो पता कर सकते हो, हिडन फाइल्स कौन सी है वो पता कर सकते हो, रजिस्ट्री सेटिंग्स क्या है वो देख सकते हो, रजिस्ट्रीज
जब भी आप कोई इंस्टॉल करते हो टूल्स वगैरह या कोई भी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया, उसकी कोई रजिस्ट्री फाइल्स होती है जो ऑलवेज सिस्टम के अंदर अवेलेबल रह जाती है। तो रजिस्ट्री फाइल देख सकते हो, इवेंट लॉग्स चेक कर सकते हो जो कि आपके स्टोरेज के ऊपर स्टोर होते हैं, है ना, स्टोरेज डिवाइस में। तो दीज टाइप ऑफ डेटा कॉल्ड एज अ नॉन वोलेटाइल डेटा, मतलब ऐसा डेटा जिसको आप बाद में भी आराम से चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर सिस्टम बंद है उसके बाद भी ओपन करके आप देख पाओगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल ऑफ डेटा फॉर्मेट। क्लियर? यस सर। नाउ नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल एविडेंस। अच्छा, ये चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है गाइस, ये समझ लो, बिकॉज अभी जो चीजें आप पढ़ रहे हो ये चीजें ना आगे आपको नहीं मिलेंगी दोबारा से पढ़ने के लिए। आगे क्या होगा, इन सब के ऊपर प्रैक्टिकल, जैसे कि रजिस्ट्री फाइल्स है, अब आप रजिस्ट्री फाइल्स को कैसे चेक करोगे, आपके प्रोसेस पॉइंटर आप कैसे चेक करोगे, यूटिलिटीज कैसे चेक करोगे, तो इन सब के जो प्रैक्टिकल्स हैं वो देखने के लिए सबसे पहले हमें उनके बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर आप कहीं पे भी इन्वेस्टिगेशन करते हो तो आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है, ठीक है। ठीक है सर। Now, characteristics of digital evidence क्या है? Digital evidence must have some characteristic to be disclosed in the court of law. पहला है believe करना, believable, यानी कि evidence must be clear and understanding by the judges. जो भी आपने एविडेंस वहां पे दिया है, सबमिट किया है, जो भी आपके पास है वो अच्छी एंड क्लियर फॉर्मेट में होना चाहिए, जिसके जिसपे जो जजेस हैं उसे आसानी से समझ सके कि है क्या, ठीक है, क्योंकि एट द एंड केस उन्हीं को सुनाना है, रिजल्ट उन्हीं को लेना है ना। एडमिसिबल, इसमें क्या है, एविडेंस मस्ट बी रिलेटेड टू द फैक्ट, जो आपका एविडेंस होना चाहिए वो फैक्ट बेस्ड होना चाहिए कि ये चीज यहाँ पे हुई थी और इसके लिए ये फैक्ट है, ये नहीं कि ऐसा ना हो कि आप उसका प्रूफ ना दे पाओ, ठीक है, हवा में नहीं होना चाहिए। रिलायबल, there must be no doubt about the authenticity of veracity of the evidence, मतलब एविडेंस के ऊपर कोई डाउट ना करे, ये ना कहे कि ये एविडेंस है भी कि नहीं है या ये एविडेंस इससे रिलेट नहीं करता, ठीक है। तो वो चीज, मेट्रो में कौन ट्रेवल कर रहा है? मैं तो नहीं कर रहा था। ऑथेंटिक क्या है? ऑथेंटिक यानी कि एविडेंस मस्ट बी रियल एंड रिलेटेड टू द इंसिडेंट इन अ प्रॉपर वे। एविडेंस जो होना चाहिए आपका वो रियल होना चाहिए और उस पर्टिकुलर इंसिडेंट प्लेस से क्या करना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि आपने जो एविडेंस है वो उस प्रॉपर इंसिडेंट प्लेस से रिलेट भी नहीं कर रहा और आपने वहां पे उसे सबमिट कर दिया। नेक्स्ट, कंप्लीट, आपका जो एविडेंस होना चाहिए वो कंप्लीट होना चाहिए, तो वो चाहे आपके पर्टिकुलर जो डिफेंस पार्टी है उसके रिगार्डिंग में हो, उसके फेवर में हो, या फिर जो आपके पर्टिकुलर परपेट्रेटर है उसके फेवर में हो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि वो एविडेंस आपका कंप्लीट होना चाहिए, जिसके बेस पे परपेट्रेटर कई बार छोड़ भी जाता है, अगर एविडेंस कंप्लीट नहीं होता है तो, ठीक। तो दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके डिजिटल एविडेंस की होनी चाहिए। नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट द रूल्स ऑफ द डिजिटल एविडेंस। रोल्स क्या है डिजिटल एविडेंस के? एग्जांपल ऑफ केसेस वेयर डिजिटल एविडेंस may assist the forensic investigator in prosecution or defense of a suspect. Okay, सबसे पहला है रोल में, कब मिलता है, कैसे कैसे मिलता है, हो सकता है उसका टाइप जो हो वो हो सकता है आइडेंटिटी थेफ्ट हो, ठीक है, यानी कि आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है? Stealing the information from the system as well as the network, right? So वो आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है, या किसी की आइडेंटिटी को यूज कर लेना, दैट इज आल्सो टाइप ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट, तो वो हमें मिल सकता है वहां पे। इंफॉर्मेशन लीकेज हो सकती है वहां पे, इंफॉर्मेशन लीकेज इन द सेंस प्राइवेसी वॉल्यूशन, है ना, leaking the information over the social media platform, that is a part of information leakage. Next, theft of commercial secrets, हो सकता है कुछ चोरी किए गए हो कमर्शियल सीक्रेट जो है। अनऑथराइज्ड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, अनऑथराइज्ड टाइप का आपका डेटा ट्रांसमिशन किया गया हो। मैलिशियस अटैक ऑन कंप्यूटर सिस्टम एंड देमसेल्फ, हो सकता है आपके जो सिस्टम्स है वहां पे जो भी आप डिवाइसेस वहां पे अवेलेबल हैं उनके अंदर किसी टाइप का मैलिशियस अटैक किया गया, दैट इज रिलेटेड टू वायरस एंड मैलवेयर्स। नेक्स्ट, यूज एंड अब्यूज
ऑफ द इंटरनेट अच्छे तरीके से या गलत तरीके से इंटरनेट का यूज किया गया हो, अब्यूज ऑफ सिस्टम्स का गलत तरीके से यूज किया गया हो, ईमेल कम्युनिकेशन बिटवीन सस्पेक्ट एंड द कॉन्स्पिरेटर्स। ओके, सो ईमेल कम्युनिकेशन चलाओ किसके बीच में, जो सस्पेक्ट है या फिर जो विक्टिम है उसके बीच में, तो वो आप चेक कर सकते हो वहां पे। प्रोडक्शन ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट्स एंड अकाउंट, हो सकता है वहां पे गलत तरीके से आपके डॉक्यूमेंट्स का यूज किया गया हो या फिर वहां पे डिजाइन करे जा रहे हो, तो वो चीज आपके डॉक्यूमेंट्स एंड अकाउंट डिटेल्स को। अनऑथराइज्ड इंक्रिप्शन पासवर्ड प्रोटेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, हो सकता है आपके जो पासवर्ड है उनको इंक्रिप्ट किया गया हो किसके बेस पे, अनऑथराइज्ड इंक्रिप्शन प्रोसीजर का यूज करके। सो अगर इस टाइप की कोई भी आपको वहां पे कोई भी एक्टिविटी मिलती है तो ये उसके रोल्स हो सकते हैं एविडेंस से, ठीक है, किसके, डिजिटल एविडेंस के। क्लियर? तो इस टाइप की एक्टिविटीज आप वहां पे जब भी आप किसी भी इंसिडेंट प्लेस पे जाते हो इंफॉर्मेशन गैदर करने, तो वहां पे आपको इस टाइप की एक्टिविटीज देखने को मिलती है, ठीक है, यानी इस टाइप के क्राइम्स देखने को मिलेंगे आपको। गाइस क्लियर है ना ये? यस सर, यस सर। नाउ नेक्स्ट पार्ट होता है सोर्स ऑफ द पोटेंशियल एविडेंस। अब ये जो एविडेंस आपको मिलेगा ये कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं जिनके थ्रू आप इस एविडेंस को कलेक्ट करोगे। मतलब आप एक इन्वेस्टिगेटर हो, आप गए, आपको कुछ भी कहीं पे भी इन्वेस्टिगेट करना है किसी इंसिडेंट प्लेस को, तो आप उसमें ऐसे कौन से सोर्स हैं जो आपको क्या करेंगे, एविडेंस निकाल के देंगे। तो उनमें सबसे पहला आता है जिसे हम कहते हैं यूजर प्रोटेक्टेड या यूजर क्रिएटेड फाइल्स। ऐसे एविडेंस जो यूजर क्रिएटेड फाइल्स के थ्रू डिजाइन किए गए हैं, जैसे कि एड्रेस बुक, डेटाबेस फाइल्स यूजर की, मीडिया फाइल्स यानी कि इमेज, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो एक्सेट्रा, है ना, ये हो सकते हैं एविडेंस में। डॉक्यूमेंट्स यूजर के लाइक टेक्स्ट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, डॉक, पीडीएफ, एनीथिंग, या इंटरनेट बुकमार्क्स, ब्राउजिंग हिस्ट्री एंड द फेवरेट्स। तो ये क्या है, ये भी एविडेंस की हो सकते हैं किसकी तरफ से, यूजर क्रिएटेड फाइल्स। क्योंकि ये सारी चीजें कौन क्रिएट करता है, यूजर्स क्रिएट करते हैं कि उन्हें क्या पसंद है, फेवरेट्स उनके क्या है। तो आप देखते हो जैसे साइट्स होती है, साइट्स में फेवरेट का साइन आता है दिल बन के, है ना, आप उस पर क्लिक करते हो तो वो फेवरेट सेक्शन में चला जाता है। इंटरनेट बुकमार्क्स, बुकमार्क्स में आपने कौन कौन सी साइट्स को सेव करके रखा है ताकि आप उसे इन फ्यूचर बार बार देख सको, तो वो भी क्या होता है, यूजर क्रिएटेड फाइल्स के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है यूजर प्रोटेक्टेड फाइल्स। हो सकता है वो यूजर प्रोटेक्टेड फाइल्स हो जो आपके एविडेंस में काउंट हो, जैसे कि कंप्रेस्ड फाइल्स, कोई ऐसी फाइल्स है जो आपकी लॉसलेस या लूजी मेथड के थ्रू डेटा कंप्रेशन मेथड के थ्रू कंप्रेस करी गई है, तो वहां पे आपका यूज हो सकता है, वो कंप्रेशन फाइल मिले। मिसनेम्ड फाइल, मिसनेम्ड फाइल यानी कि फाइल का नाम कुछ और है और अंदर डेटा कुछ और है, ठीक है। तो कई बार हम जब सिस्टम्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उसके अंदर नाम देख के हम छोड़ देते हैं इस फाइल के अंदर क्या मिलेगा, बट स्टिल ऐसा नहीं है। हमें याद रखना है कि अगर हम कभी भी इन्वेस्टिगेट करें तो हमें जो जो फाइल्स मिल रही है हम हर एक फाइल को देखेंगे, एनालाइज करेंगे, वहां से डिस्कवरी करके इंफॉर्मेशन की गैदरिंग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंक्रिप्शन फाइल्स, हो सकता है जो भी फाइल्स आपको वहां पे मिली है वो इंक्रिप्टेड हो। अगर वो फाइल्स इंक्रिप्टेड है तो इट मींस उसके अंदर किसी टाइप का एक प्राइवेट डेटा या फिर आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा हो सकता है, जिसको आप क्या करते हो, डिक्रिप्ट करते हो बाय द यूजिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एंड बाय द यूजिंग ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज आल्सो, ठीक है। नेक्स्ट है पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल्स। हो सकता है जो उसके अंदर फाइल्स मिले हो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो, उनके अंदर पासवर्ड लगा रखा। अब आप खुद सोचो, अगर आपको कोई किसी का आप सिस्टम उठाओ उसके अंदर पासवर्ड लगी फाइल हो, तो आप एक बार ये आइडिया लगा लोगे ना कि दिस फाइल इज वेरी अ कॉन्फिडेंशियल फाइल, दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज बेसिकली यूजिंग अ पासवर्ड प्रोटेक्शन ओवर दिस फाइल, राइट गाइस? यस सर। तो वो भी आप एक एविडेंस में ले सकते हो, उसके बेस पे भी आप पता लगा सकते हो। नेक्स्ट हिडन फाइल्स, आप जानते हो आपके सिस्टम के अंदर हिडन प्रॉपर्टी होती है जिसके बेस पे आप अपनी फाइल्स को हिडन कर सकते हो, इवन ऑन द लिनक्स एंड विंडोज बोथ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, है ना।
तो हिडन फाइल्स होती है कई बार, तो आप हिडन फाइल्स को चेक करते हो कि ऐसा नहीं कोई फाइल हिडन कर रखी हो, मुझे मिल ना रही हो, मुझे डायरेक्टली ना दिख रही हो, तो आप हिडन फाइल चेक कर लेते हो। नेक्स्ट यस सर। स्टैग्नोग्राफी। स्टैग्नोग्राफी क्या है, पता है स्टैग्नोग्राफी क्या होता है? सुना तो है सर। सुना है? क्रिप्टोग्राफी पढ़ी थी आप लोगों ने सीएच में? हाँ यस यस। क्रिप्टोग्राफी के अंदर स्टैग्नोग्राफी बताया गया था। हाँ सर शायद। क्या ये बताया गया था कि हाउ टू हाइड अ डेटा बिहाइंड द एनी टाइप ऑफ फाइल दैट विल बी लाइक इमेज फाइल या दैट विल बी लाइक एनी टाइप ऑफ फाइल, कि आप किसी भी डेटा को, किसी भी इमेज फाइल हाँ हाँ हाँ। यस सर यस सर। या डॉग फाइल, वीडियो फाइल, MP4 फाइल्स, मीडिया कंटेंट फाइल्स कैसे उसके पीछे हाइड कर सकते हो। हाँ सर। तो दैट इज अ प्रोसीजर ऑफ क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, ठीक है ठीक। ओके। नाउ नेक्स्ट है कंप्यूटर क्रिएटेड फाइल्स। अब देखो ये तो थी जो यूजर्स की तरफ से हमें मिलती है, जो यूजर्स हैंडल करता है। अब कुछ फाइल्स ऐसी होती है जो कंप्यूटर खुद से हैंडल करता है, वो कहता है कि जी मैं इन फाइलों को खुद से हैंडल करूंगा। तो उस केस में क्या होता है, कंप्यूटर क्रिएटेड फाइल से सबसे पहला होता है बैकअप फाइल्स। आपने एक बार सेट करके छोड़ दिया, कंप्यूटर अपने आप उनका क्या करता है, बैकअप लेता रहता है, राइट। लॉग फाइल्स। लॉग फाइल्स क्या है आपकी, जिसके अंदर आपकी हर एक एक्टिविटी क्या होती है, स्टोर होती है ना, तो उन्हें कहते हैं लॉग फाइल्स। कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स किस तरीके की होती है, जैसे कि जिसके अंदर आप रिलेटेड टू क्रेडेंशियल्स स्टोर होते हैं, तो उसे हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स बोलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स अपने आप बनाता है ये। आप जब भी कोई लॉगिन ऑगिन करते हो तो उसकी कॉन्फिडेंशियल कॉन्फ़िगरेशन फाइल को सेव कर लेता है। नेक्स्ट है प्रिंटर स्पूल फाइल्स। तो प्रिंटर्स के अंदर होती है ये फाइल, तो आप वहां से इसको गेट कर सकते हो। कुकीज। कुकीज जानते हो ना कितनी इंपॉर्टेंट है। कुकीज के अंदर से गाइस हमें क्या मिलता है, सारे लॉग्ड सेशंस जो होते हैं। सारे लॉग्ड सेशंस। ओके, और कुछ मिलता है? सर मतलब जो जो साइट्स उसने विजिट करी होती हैं सब। हम कुकी की हेल्प से जितने भी लॉगिन सेशंस हैं, यानी लॉग्ड इन सेशन, सेशन आईडीज को गेट कर सकते हैं, जिनके बेसिस पे हम उन्हें क्या कर सकते हैं, सेशन हाईजैकिंग प्रोसीजर इसे बोलते हैं, हाँ। और उसमें हम उसको कंप्लीटली एक्सेस लेके उसमें चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ कुकीज। आपने हम्म। बेटा ये भी नोटिस किया होगा कि जैसे आप कुकीज, आपने क्या करी, कोई वेबसाइट ओपन की, दैट इज अमेज़न। ठीक है, अमेज़न ओपन करके आपको सर्च करते हो, दैट इज सर्च लाइक चेयर्स या क्लोथ्स आपने कोई सर्च किए, और आप फिर थोड़ी देर बाद फेसबुक पे जाते हो, आप सर्च करते हो कुछ भी, या स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हो न्यू फीड को, और आप देखते हो वहां पे आपको अमेज़न के उन्हीं सर्च रिजल्ट को दिखाने लगता है जो कि हाँ आपने सर। अमेज़न पे देखे थे, राइट। हम्म। क्यों होता है, बाय द यूजिंग ऑफ कुकीज। इसकी। इसके लिए कौन लायबल है, कुकीज लायबल है। तो हाँ कुकीज हाँ। क्या करती हैं, आपके डेटा को स्टोर कराती है। तो वो तो कहते हैं कि वी आर नॉट शेयरिंग, वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइज योर डेटा विद समवन एल्स, बट ऐसा नहीं है। जितनी भी कंपनीज आपकी कुकीज स्टोर करती है, उसके बेसिस पर दूसरी कंपनीज को ये इंफॉर्मेशन रहती है, जिसके बेसिस पर उन्हें पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो एक यहाँ पे भी पॉइंट आ जाता है कि आप कुकीज के थ्रू हो सकती हैं उसके अंदर से। दूसरा स्वैप फाइल्स होती हैं, जो आपकी चेंजेबल फाइल्स हैं, जिसमें आपने कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर रखी है। सिस्टम फाइल्स आप जानते हो, सिस्टम 32 के अंदर आपको मिलती है ना। जैसे ना आप देखते हो कि कौन कौन से फाइल्स है, कौन कौन से प्रोग्राम रनिंग है, और कौन कौन से एक्टिवेटेड है, इंस्टॉल्ड है, राइट। वो आपको क्या मिलते हैं सिस्टम 32 के अंदर। नेक्स्ट होती है हिस्ट्री फाइल। अब आपको ये बात पता ही है कि अगर आपने ब्राउजिंग कुछ भी एक्टिविटीज परफॉर्म करी है, तो वहां से आपको किस टाइप की फाइल मिलेगी, हिस्ट्री फाइल्स मिलेंगी, जिनके बेसिस पे आप पता कर सकते हो कि इस पर्सन ने किस टाइम पे क्या चीज ओपन करी थी और क्या देखा था, राइट। नेक्स्ट होता है टेम्परेरी फाइल्स। अब देखो टेम्परेरी फाइल्स कई बार हमें मिलती हैं, जिन टेम्परेरी फाइल्स में आप जानते हो टेम्प फाइल्स,
ये टेम्प फाइल्स अगर आपको अपने आप सिस्टम क्रिएट करता है और इन टेम्प फाइल्स के अंदर से भी आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज द सोर्स गाइस, ये आपको दो तरीके से मिलते हैं। एक तो यूजर क्रिएटेड फाइल्स जिसके अंदर दो टाइप है, एक यूजर और एक कंप्यूटर। यूजर में दो टाइप मिलते हैं, लाइक क्रिएटेड फाइल जो यूजर ने बनाई है या फिर यूजर प्रोटेक्टेड फाइल्स, एंड द नेक्स्ट वन दैट इज द कंप्यूटर क्रिएटेड फाइल्स। ठीक है, तो ये सोर्स है जहां से आप क्या करोगे, डिजिटल एविडेंस को फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? यस सर। बढ़िया। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज द अदर सोर्स। ये तो कैटेगरीज वाइज सोर्स हो गए। अब जो आपको डिवाइसेस मिलते हैं दैट विल बी लाइक अ फिजिकल डिवाइस और समथिंग एल्स, तो इन डिवाइसेस से आप किस तरीके से, वो कौन कौन से डिवाइस हैं जो आपको इंसिडेंस बेस पे मिल सकते हैं जिनसे आप इंफॉर्मेशन निकालोगे। ठीक है, यस सर। सर आपने मैसेजेस बंद कर रखे हैं क्या? क्या हुआ, चैटिंग खेलनी है? खेलने नहीं है, शायद सेट कर रहा था, पता नहीं। ओके, सो नेक्स्ट है एविडेंस। सोर्स ऑफ एविडेंस में यहाँ पर टाइप ऑफ एविडेंस की अगर हम बात करते हैं तो स्पॉट पे आपको किस किस टाइप के एविडेंस मिलते हैं। सबसे पहला है हार्ड डिस्क। आपको हो सकता है हार्ड डिस्क मिले। हार्ड डिस्क में क्या है, टेक्स्ट पिक्चर्स, टेक्स्ट हो सकता है, पिक्चर्स हो सकती है, वीडियो मीडिया फाइल्स, डेटाबेस कंप्यूटर प्रोग्राम फाइल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे क्या होते हैं, हार्डवेयर बेस्ड एविडेंस कहलाते हैं, एविडेंस बोलते हैं इन्हें। थंब ड्राइव्स हो सकती हैं आपको मिलेंगी जिसमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेज, पिक्चर्स फाइल्स मिल सकती हैं, थंब ड्राइव्स बोली जाती हैं। नेक्स्ट है मेमोरी कार्ड्स। मेमोरी कार्ड्स क्या है, इवेंट लॉग, चैट लॉग, टेक्स्ट फाइल, इमेजेस, पिक्चर्स, इंटरनेट ब्राउजिंग हिस्ट्री अगर आपने मेमोरी कार्ड में सेव की हैं तो वो सारे कहाँ मिलते हैं, मेमोरी कार्ड के अंदर मिलते हैं आपको। ये आपको स्पॉट पे मिल सकता है। स्मार्ट कार्ड, डोंगल, बायोमेट्रिक स्कैनर, अगर ये आपको मिलते हैं इनमें से कोई भी चीज, तो एविडेंस इज फाउंड इन रिकॉग्नाइजिंग एंड ऑथेंटिकेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द कार्ड एंड द यूजर, जिसमें लेवल ऑफ एक्सेस, कॉन्फ़िगरेशन, परमिशंस एंड द ड्राइव इज इटसेल्फ। तो ये सारी चीजें आप वहां पे फाइंड आउट कर सकते हो किसके अंदर, अगर आपको वहां पे क्या मिलता है, स्मार्ट कार्ड, डोंगल या बायोमेट्रिक स्कैनर मिलता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है कि अगर आपको आंसर मशीन मिलती है, आंसर मशीन में आपको क्या क्या मिलता है, जैसे कि वॉइस रिकॉर्डिंग मिल सकती है, सच एज रिलेटेड टू मैसेजेस, लास्ट नंबर कॉल्ड, मेमोज, या फिर आपके फोन नंबर्स एंड टेप्स वगैरह आपको मिल सकते हैं। तो ये आंसर बुक्स में होते हैं, आंसर मशीन्स में होते हैं। आंसर मशीन जानते हो ना किस टाइप की होती है गाइस, कैसी होती है बताओ? सर उसमें रिकॉर्ड हो जाती है वॉइस, बाद में हम सुन सकते हैं। बिल्कुल, जैसे फोन के ऊपर लगाई जाती है ना। हाँ। किसी ने कॉल किया तो उसे बाय डिफॉल्ट एक मैसेज सुना देती है कि दिस पर्सन इज नॉट अवेलेबल एंड यू जस्ट ड्रॉप योर मैसेज। हाँ सर। तो वो है आंसर मशीन। नेक्स्ट है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा आपको मिल सकता है जिसके अंदर से आपको क्या क्या मिलता है, इमेजेस हो सकते हैं, रिमूवेबल कार्टेजेस वगैरह हो सकते हैं, या फिर वीडियो, साउंड, टाइम एंड डेट स्टैम्प्स वगैरह। दीज आर बेसिकली फाइंड आउट द डिजिटल कैमरा। हैंड हेल्ड डिवाइसेस हो सकते हैं लाइक एड्रेस बुक, अपॉइंटमेंट कैलेंडर ऑफ इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, या फिर आपके ईमेल राइटिंग, पासवर्ड, फोन बुक, टेक्स्ट मैसेजेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीजें आपको एविडेंस के रूप में मिल सकती है। वॉइस मैसेजेस भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट है मॉडम। अगर आपको कोई मॉडम मिलता है तो इसको आप डिवाइस को लगा के, वैसे तो अपने आप में एक डिवाइस है, आप इसको लगा के चेक कर सकते हो कि लास्ट हिस्ट्री क्या थी इसकी। लोकल एरिया नेटवर्क, लैंड कार्ड। हाँ बोलो बोलो। हेलो। बोलो सिद्धार्थ, क्या हुआ? सारे डिवाइस के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज होंगे? नहीं, देखो डिवाइस पे डिपेंड करता है।
कि किस टाइप का डिवाइस है। जैसे कि हमारे पास हार्डवेयर रिलेटेड कोई डिवाइस मिलता है तो हम क्या करेंगे, उसमें अगर हमें रिकवरी यूज करनी है तो हम रिकवरी डेटा टूल्स का यूज करते हैं। अगर हमें जैसे कोई कार्ड वगैरह मिलता है और उसके अंदर वो करप्टेड है तो हम उसको पहले फिक्स करेंगे, तो उसके लिए अलग टूल्स हैं। डेटा रिकवरी टूल्स अलग होते हैं, एनालाइजिंग टूल्स अलग होते हैं, प्रोसेस प्रॉप टूल्स अलग होते हैं। तो हर चीज के लिए ना अलग अलग टूल्स है प्रोसेस के लिए। ठीक, अब जैसे आंसर मशीन मिली तो उस आंसर मशीन को आप चेक कैसे करोगे, उसके लिए टूल अलग होता है। तो ये अलग अलग पार्ट के लिए, मतलब अलग अलग अगर आपको डिवाइसेस मिलते हैं आपके प्लेसेस से तो आप उनको किस तरीके से टूल चेक कर सकते हो। दोस्त पहले बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लो तभी तो टूल्स पे आएंगे। जब आपको यही नहीं पता कि हमें एविडेंस किस तरीके का मिलता है तो आप उनको टूल्स के थ्रू कैसे चेक करोगे। पहले ये तो समझ लो कि हमें एविडेंस क्या क्या मिल सकता है, नहीं तो उसमें टूल्स की हम बात करेंगे। ठीक है योगेंद्र? बढ़िया, 1 मिनट होल्ड करना जरा। ओके, सो कम टू द पॉइंट। आपको लोकल एरिया नेटवर्क लैन कार्ड्स मिल सकते हैं, एनआईसी कार्ड मिल सकता है, तो उसके बेस पे आप ये पता लगा लेते हो उनका मैक एड्रेस क्या था, किस टाइप के डिवाइस वहां पे यूज करे गए थे, तो ये आप वहां से आइडेंटिफाई कर लेते हो। राउटर्स हब स्विचेस मिलते हैं आपको, तो उनमें आप ये पता कर सकते हो कि इनसे किस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को सेंड किया गया था, तो आप वो वहां से पता कर लेते हो। नेटवर्क केबल्स एंड कनेक्टर्स, हो सकता है आपको केबल्स एंड कनेक्टर्स मिल जाए नेटवर्क के, तो आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे नेटवर्क केबल्स यूज करेंगे यानी डिवाइस जो है वो आपका किस टाइप का होगा। सर्वर कंप्यूटर्स आपको मिल सकते हैं, सर्वर्स मिल सकते हैं, तो आप उसके अंदर क्या होता है, आप कंप्यूटर लगा के चेक कर सकते हो कि सर्वर के अंदर किस टाइप का डेटा अवेलेबल है। पेजर, पेजर आपको शायद पता होगा पेजर क्या होता है ना, जो it contain volatile evidence such as address information, text information या text messages, emails, voice messages, phone books, phone numbers, ये सारे पेजर के अंदर हमें मिलते थे। स्टार्टिंग में जब पेजर यूज होता था उसमें क्या मिलता था, केवल हमें टेक्स्ट मैसेज भेजने की परमिशन होती थी। एड्रेसेस मिल जाते थे वहां से, क्योंकि पेजर किसी न किसी एड्रेस पे लिंक होता था, तो वो आप वहां से निकाल लेते थे। प्रिंटर्स, अगर आपको प्रिंटर्स मिलते हैं तो प्रिंटर की हिस्ट्री में आप ये पता कर सकते हो, लॉग्स के अंदर आप ये पता कर सकते हो कि कौन सा डेटा क्या क्या यहाँ से प्रिंट आउट किया गया या किस टाइप का ये प्रिंटर है, उससे आपको पता चल जाता है। लाइक इंकजेट प्रिंटर है या फिर आपका लेजर प्रिंटर है या फिर आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, किस टाइप का प्रिंटर है, इंक से आपको वो पता चलता है। कब कब यूज किया गया था, टाइम स्टैम्प भी पता चलते हैं उससे हमें। रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस एंड मीडिया, अगर कोई रिमूवेबल डिवाइस वहां पे मिल रहा है, स्टोरेज डिवाइस एंड मीडिया सच एज अ टेप, सीडी, डीवीडी, ब्लू-रे हैविंग एविडेंस इन दिस डिवाइस इन द डिवाइस देमसेल्फ, तो वो भी एक डिवाइस में काउंट होते हैं। अब कई बार आपको डिवाइसेस की अगर नहीं प्रॉपर तरीके से मिलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया सीडी डीवीडी आपको ब्रेकिंग मिल रही है, टूटी हुई मिल रही है, तो क्रिटिकल कंडीशन में है, तो आप हम उसमें से भी फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं डेटा। तो जब हम डिवाइसेस के ऊपर आएंगे उनकी बात करेंगे तब मैं बताऊंगा आपको, अगर आपको ब्रेकिंग सीडी वगैरह मिलती है
तो उसको किस तरीके से एनालाइज किया जाता है? क्या आप जानते हो ब्लैक सीडी तो चलने वाली नहीं है आपके उसमें मेन उसमें, तो आप उसको कैसे एनालाइज करोगे? स्कैनर, स्कैनर्स मिल जाते हैं, तो आप जानते हो स्कैनर में एविडेंस इज फाउंड बाय द लुकिंग एट द मार्क ऑन द ग्लास ऑफ द स्कैनर। जो लास्ट स्कैन करी गई एक्टिविटी वो आप उसको देख सकते हो ग्लास के ऊपर, कई बार प्रिंट हो जाती है, तो आप स्कैनर्स के अंदर से वो फाइंड आउट कर लेते हैं। टेलीफोन्स मिलते हैं आपको, तो एविडेंस इज फाउंड थ्रू नेम्स, फोन नंबर्स, कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, अपॉइंटमेंट इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स एंड पेजेस एक्सेट्रा। ये सारी चीजें आपको वहां से मिल जाती है फोन के पास से। आप फोन में फोन नंबर्स कौन कौन से डायल किए वो निकाल सकते हो, कॉलर आइडेंटिफिकेशन नंबर से पता कर सकते हो, अपॉइंटमेंट इंफॉर्मेशन पता कर सकते हो, या फिर मेल एंड पेजेस वगैरह वहां पे पता कर लेते हो। कॉपियर, कॉपियर क्या है? डॉक्यूमेंट्स, यूजर यूजेस लॉग्स, टाइम एंड डेट स्टैम्प्स, ये पता कर सकते हो आप। क्रेडिट कार्ड स्कीमर्स, कई बार क्या होता है हमें क्रेडिट कार्ड, अगर हम किसी स्पॉट पे जाते हैं वहां पे क्रेडिट कार्ड रिलेटेड कोई एक्टिविटीज हो रही होती तो वहां पे क्रेडिट कार्ड स्कीमर्स मिलते हैं हमें। तो एविडेंस इज फाउंड थ्रू द क्रेडिट कार्ड एक्सपायरेशन डेट, क्रेडिट कार्ड कब एक्सपायर हो रहा है वो पता चल जाता है। यूजर एड्रेसेस पता चल जाते हैं, किसके नाम पर रजिस्टर्ड है वो यूजर कहाँ का है। क्रेडिट कार्ड नंबर्स पता चल जाते हैं, यूजर का नाम पता चल जाता है, उसमें अमाउंट पता चल जाता है, तो ये सारी चीजें क्रेडिट कार्ड से आप पता कर सकते हो। डिजिटल वॉचेस हमें मिल जाती हैं, आजकल डिजिटल वॉचेस बहुत ज्यादा फेमस है, हर इंसान के पास एक डिजिटल वॉच होती है, मोस्टली लोगों के पास। तो डिजिटल वॉच अगर आपको मिलती है तो एविडेंस इज फाउंड थ्रू द एड्रेस बुक, नोट्स, अपॉइंटमेंट कैलेंडर्स, फोन बुक, फोन नंबर एंड द ईमेल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये आपको मिल जाता है कहाँ से? डिजिटल वॉच की तरफ से। फैक्स मशीन अगर आपको मिलती है तो एविडेंस इज फाउंड थ्रू द डॉक्यूमेंट, फोन नंबर, फिल्म कार्टेज, सेंड एंड रिसीव लॉग्स। तो जो भी वहां से भेजे गए फैक्स मशीन में किस टाइप का डेटा भेजा गया वो आप गेट कर सकते हो, या किस टाइप का डेटा रिसीव हुआ है वो आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस अगर आपको मिलता है तो आप उसकी ट्रैवल हिस्ट्री फाइंड आउट कर सकते हो, like event found through previous destination, waypoint, routes, travel logs, etc etc, है ना? तो आपको पता चल जाता है कि वहां पे उसने ट्रैवल क्या क्या किया था, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, ट्रैवल लॉग्स क्या है। लाइक अगर आप अपना मैप ओपन करो और उसके अंदर आपको एक हिस्ट्री कॉलम मिलता है, आप उसमें जाके चेक करोगे तो आप जो जो मैप में जिस जिस जगह पे आप गए थे वो सारी चीजें आपको वहां पे मिलती हैं। आपको सारी वो दिखाएगा हिस्ट्री, प्लस ये भी दिखाएगा कितनी देर आप वहां पे रुके थे, अगर उतनी देर आपका जो मैप था, मैप की सेटिंग्स अगर ऑन थी तो वो आपको ये भी दिखा देगा आप कितनी देर वहां पे स्टे किए थे, दोबारा आप वहां से कितनी देर बाद निकले, एवरीथिंग सब कुछ दिखाता है यहाँ पे, जीपीएस अगर आपके पास है तो उस सिस्टम के अंदर। तो ये कुछ मोस्ट कॉमन एविडेंस होते हैं जो कभी हम किसी इंसिडेंट प्लेस पे जाते हैं तो वहां पे हमें क्या मिलते हैं, सारे चीजें रिसीव होती हैं। ठीक है, नाउ रूल्स ऑफ द एविडेंस की अगर हम बात करें, रूल्स क्या क्या है एविडेंस के, तो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। जैसे कि सबसे पहला रूल है, एविडेंस दैट इज टू बी प्रेजेंटेड इन द कोर्ट मस्ट कॉम्प्ली विद द एस्टैब्लिश्ड रूल ऑफ एविडेंस। जो भी आप एविडेंस वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हो काफी सिंपली प्रोसीजर में कंप्लीट होना चाहिए, एंड उसको एक पर्टिकुलर जो आपका रूल ऑफ एविडेंस है, सेट रूल ऑफ एविडेंस, जिस तरीके से उसकी फाइल बनानी चाहिए बिल्कुल उसी तरीके से आप उसे क्या करते हो वहां पे पेश करते हो। तो पहला रूल तो ये है कि आपको जो भी एविडेंस पेश करना है वो काफी सिंपल एंड कंप्लीट फॉर्मेट में और रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए करना है। दूसरा, prior to the investigation process, it is very important that the investigator understand the rules and evidence। इसमें क्या होती है, अगर हम इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को समझते हैं, इसमें मेन चीज क्या आती है हमारे पास कि एविडेंस जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किया गया हो और उसी के रूल से बनाया गया हो। ठीक है, जो भी हम फाइल बनाएंगे उसमें उनका मेनली रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके हमने बनाया हो और उसे पता हो एविडेंस को किस तरीके से हैंडल करना है। नेक्स्ट होता है डिफिनीशंस। डिफिनीशंस की अगर हम बात करें तो रूल्स ऑफ द एविडेंस गवर्न वेदर, व्हेन, हाउ, कब मिला, कैसे मिला, कहां से मिला, एंड फॉर व्हाट पर्पस, किस लिए है। द प्रूफ अ केस मे बी प्लेस्ड बिफोर अ टायर ऑफ द फैक्ट ऑफ द कंसिडरेशन।
तो ये अगर ये सारी चीजें मिलती है तो हम उस बेस पे अपने केस को प्रूफ कर सकते हैं कि इस बंदे ने ये क्राइम किया हुआ है। तो कहाँ से मिला है, कब मिला है, क्यों मिल, क्या चीज मिली है एंड पर्पस क्या है उसका यूज करने का, तो ये सारी चीजें आपको वहां पे डिफाइन करनी होती है। द टियर ऑफ फैक्ट मे बी जज और ज्यूरी डिपेंडिंग ऑन द पर्पस ऑफ द ट्रायल एंड चूज ऑफ द पार्टीज। यहाँ पे क्या है कि कई बार क्या होता है कि जजेस भी होते हैं और ज्यूरीज भी होती हैं। ज्यूरीज जानते हो ना, लाइक कई सारे जजेस को जब मिला के हम बैठा देते हैं वहां पे, जब जज एक बार में रिजल्ट नहीं बता सकता, उसका आउटपुट नहीं दे सकता, तो उस केस में ज्यूरीज का हेल्प ली जाती है। तो ज्यूरीज जो हैं उनके लिए वो दोनों के पहले तो सुनती हैं जो भी उनके दोनों की तरफ से, लाइक जो पार्टी है, जो सेकंड पार्टी है, जो फर्स्ट पार्टी है, दोनों के अपने अपने तर्क जो होते हैं उनको सुनती है। उसके बाद एविडेंस को एनालाइज करके डिपेंड करता है कि वो किसके फेवर में वहां पे हमें रिजल्ट सुनाएगी। तो ये चीज मेन हो जाता है कि हमें जूरी को जो है वो कम्प्लीटली ऐसा फैक्ट ऑफ रिजल्ट शो करना है जिसके बेस पे वो जो हमारा रिजल्ट, जो हमारा कंप्लीट आउटपुट है वो हमारे फेवर में, ठीक है। तो आपका एविडेंस इतना स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक। बेस्ट रूल ऑफ एविडेंस क्या है कि आप किस तरीके से अपने एविडेंस को पेश कर सकते हो। तो बेस्ट एविडेंस रूल इज established to prevent any alteration of the digital evidence either intentionally or unintentionally। बेस्ट रूल में ये बोलता है कि आप उसको प्रिवेंट करो, सिक्योर रखो, ताकि उस डिजिटल एविडेंस के अंदर कोई भी टाइप का चेंजेस ना आ पाए, चाहे वो डायरेक्टली हो, इंटेंशनली किसी ने किए हो, या फिर अनइंटेंशनली कोई कर रहा हो, मतलब वो नहीं चाहता और अचानक से उसके अंदर कुछ चेंजेस हो जाते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि वो प्रिवेंट रहे, सिक्योर रहे। दूसरा, इट स्टेट दैट द कोर्ट ओनली अलाउ द ओरिजिनल एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ और रिकॉर्डिंग एट द ट्रायल ऑफ दैट कॉपी। कोर्ट क्या बोलता है, कोर्ट में रूल होता है कि आपका जो ओरिजिनल एविडेंस है उसको आप ही केवल शो कर सकते हो, उसे ही वो कोर्ट एक्सेप्ट करता है, कॉपीज वगैरह को एक्सेप्ट नहीं करता। बट यू कैन पुट द डुप्लीकेट कॉपीज अगर एविडेंस के साथ कुछ इंसिडेंट हो गया, लाइक किस टाइप का इंसिडेंट, ओरिजिनल एविडेंस डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर एंड फ्लड। जो ओरिजिनल एविडेंस है वो फायर वगैरह की वजह से जला गया है, तो आप उस केस में जो डुप्लीकेट कॉपी है जो आपने बना के रखी है वो आप पेश कर सकते हो वहां पे जज के सामने, ठीक है। दूसरा, ओरिजिनल एविडेंस डिस्ट्रॉयड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। हो सकता है जो डिजिटल, जो आपका ओरिजिनल एविडेंस है वो जो उसके रनिंग पीरियड है जिसमें स्कैन किया जा रहा है उसमें डिस्ट्रॉय हो गया किसी तरीके से, उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है जिसकी वजह से वो खत्म हो गया, तो वो हो सकता है आपका एक रीजन। दूसरा, ओरिजिनल एविडेंस इन पोसेशन ऑफ द थर्ड पार्टी। पोजेशंस मतलब आपका जो डिजिटल एविडेंस है वो किसी थर्ड पार्टी के अंदर था जिसकी वजह से वो खो गया, तो या उसके पास रह गया, तो इस केस में आप उसके क्या कर सकते हो, डुप्लीकेट कॉपीज को वहां पे शो कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज डुप्लीकेट कॉपी शो करना लीगल नहीं है, आपको जो ओरिजिनल एविडेंस है केवल उसी को शो करना होता है, तभी कोर्ट में वो क्या होता है, मान्य होता है। क्लियर है गाइस कि हमारा जो एविडेंस है वो कब हम किस तरीके से फॉर्मेट के कैसे हम शो करते हैं। यस सर। फेडरल रूल्स ऑफ एविडेंस है, ठीक है। एक फेडरल रूल हमने ईटीआई थ्योरी पढ़ी थी ना ऊपर, अब ये फेडरल रूल है कि आप एविडेंस जो आपको मिलता है वो इस रूल के अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए। दीज रूल्स शैल बी कंस्ट्रक्ट टू सिक्योर फेयरनेस इन एडमिनिस्ट्रेशन, एलिमिनेशन एंड justifiable expenses and delay promotions of growth and development of the law of evidence to the end that the truth may be ascertained and processing justly determined। ये रूल बोलता है कि आपको जो भी आप केस को करोगे उसको पहली बात तो फेयरनेस के साथ आपको करना है, यानी सही सही करना है, उसमें गलती कोई नहीं करनी है, कोई भी चीज आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, वहां से किसी को हटा नहीं सकते,
एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज की प्रॉपर वो होती है कि वो प्रॉपर जो भी चीजें इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसे ट्रू मैनर में करे, जो भी एक्सपेंसेस वगैरह उसके लिए यूज हो रहे हैं उनको वो वहां पे शो करे। डिले वगैरह इसके अंदर काउंट नहीं होती है गाइस, तो आपको जो टाइम दिया जाता है आपको उसी के अंदर करना होता है। अदरवाइज ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको और टाइम देती है कि नहीं देती है, डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड होगा। तो दिस इज द मेन रूल कि आप फेडरल रूल यही बोलता है कि आप जो भी एविडेंस को हैंडल कर रहे हो आप एक प्रॉपर फॉर्मेट में हैंडल करोगे विद ट्रूली इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के साथ, ठीक है। इसके लिए कुछ रूल्स हैं। रूल क्या है? इफेक्ट ऑफ द एयरनेस रूलिंग, कोई भी गलती की वहां पे कोई वो नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उससे रिजल्ट पे। रिकॉर्ड ऑफ ऑफर एंड रूलिंग, जो भी आपका रिकॉर्ड्स है, जो भी आपका एविडेंस है उसके एक प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए और उसे एक पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, रिकॉर्ड्स क्रिएट करना है। हायरिंग ऑफ जूरी, हियरिंग ऑफ जूरी, फिर आपको को एविडेंस को सबमिट करना होता है, पेश करना होता है जूरी के सामने, जिसपे वो अपना उस पे रिजल्ट सुनाएगी। एंड द लास्ट वन, प्लेन एरर्स, आपकी जो एविडेंस होना चाहिए उसमें जो आपने अपनी फाइल्स जो नोटिस बना रखे हैं, जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उनमें किसी भी टाइप का कोई एरर नहीं क्रिएट होना चाहिए, ना ही शो होना चाहिए। दैट इज अ पार्ट ऑफ प्लेन एरर्स, ठीक है। सो फेडरल रूल आपको यही बोलता है कि आप जो भी चीजें करोगे वो कंप्लीटली ट्रू मैनर के साथ वहां पे सबमिट करते हो। क्लियर है गाइस? यस सर। आई नो इट्स टू बोरिंग, बट आपने जो CHFI ले रखा है उसके अंदर थोड़ा सा आपको सबसे पहले ये पता होना ही चाहिए कि एविडेंस आपके किस फॉर्मेट के और कैसे कैसे होते हैं, और आपको क्या क्या चीजें जब भी आप इन्वेस्टिगेशन करो तो आपको कौन सी वो चीजें हैं जिनको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम प्रैक्टिकल पार्ट पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए, तो पहले वो समझ लें। नाउ फॉरेंसिक रीडीनेस, गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेंसिक रीडीनेस, कि आप फॉरेंसिक एविडेंस को किस तरीके से रीड करते हो, यानी कि उसको अंडरस्टैंड कैसे करते हो, ठीक है, समझ लो। तो फॉरेंसिक रीडीनेस refers to an organization ability to make optimal use of digital evidence in the limit period of the time and the minimal investigation cost। फॉरेंसिक रीडीनेस एक प्रोसीजर है, एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू आपको बताया जाता है कि आपको जो एविडेंस ओरिजिनल मिला है उसे आप लिमिटेड पीरियड के लिए ही अपने पास रख के चेक कर सकते हो, यानी कि आप 2-3 हफ्ते के लिए या 1-2 दिन के लिए यूज कर रहे हो सकता है आपको 24 घंटे के लिए दिया जाए, या हो सकता है आपको 5-6 घंटे के लिए दिया जाए कि बस इतना ही देर रहेगा आपके पास, बाकी उसको सबमिट करना है आपको, है ना, सिक्योर करके रखना है। प्लस उसमें जितने भी इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट आ रही है वो कम से कम लगे और ज्यादा से ज्यादा हम उसके अंदर से क्या कर सके, डेटा को निकाल सके, एक्सट्रैक्ट कर सके। तो दिस प्रोसीजर कम्स फ्रॉम द फॉरेंसिक रीडीनेस। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हो तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, कम लागत में ज्यादा फायदा कैसे निकालना है आपको, ठीक है। नाउ बेनिफिट्स, अगर हम इसकी बात करें फॉरेंसिक रीडीनेस के बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो बेनिफिट्स के लिए सबसे पहला आता है फास्ट एंड एफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन विद द मिनिमल ब्रेकडाउन ऑफ द बिजनेस। हमें इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें जो इन्वेस्टिगेशन हमारी काफी फास्ट हो जाती है और जो इसमें रुकावटें होती है ना वो काफी कम हो जाती हैं, क्योंकि हम जल्दी जल्दी करते हैं हर काम। प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर साइबर क्राइम सच एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, फ्रॉड एंड एक्सटॉर्शन। इसके तो हमें ये भी पता चल जाता है, हम उस पर सिक्योरिटी भी दे पाते हैं किसके ऊपर, साइबर क्राइम्स के ऊपर, जिसमें कुछ चीजें इन्वॉल्व हैं जैसे कि आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया, प्रॉपर्टी थेफ्ट हो गया, फ्रॉड्स हो गए, एक्सटॉर्शन, मनी एक्सटॉर्शन जिसे हम बोलते हैं ना, तो वो चीजें के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाते हैं। Offer structured storage of evidence that reduce expenses and time of the investigation। इसमें क्या करता है, ये आपको ऑफर क्रिएट करके देता है जिसके बेस पर आप अपने जो एविडेंस है उसको स्टोर कर सकते हो इस स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, कम एक्सपेंसेस के साथ, जिसमें आपकी खर्चा कम आएगा, ठीक है, और टाइम भी कम लगने वाला है।
इम्प्रूव लॉ इन्फोर्समेंट इंटरफेस, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके इंटरफेस को इम्प्रूव करता है, जिसमें वो बेटर वे में काम कर पाती हैं। easy identification of evidence related to the potential crimes, जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है वो काफी इजी हो जाती है यहाँ पे कि आप जो भी क्राइम हुआ है उसे जल्दी से अंडरस्टैंड कर सको, समझ सको। प्रॉपर यूजेस ऑफ एविडेंस फॉर पॉजिटिव आउटकम्स ऑफ एनी लीगल चार्ज, अगर आपके पास प्रॉपर आप उस एविडेंस का यूज कर पाते हो ताकि आप उसके पॉजिटिव नेचर में उस पर्टिकुलर रिजल्ट के साथ उस पर्टिकुलर क्रिमिनल के ऊपर चार्ज ले सको, ठीक है, और आप वहां पे शो कर सको कि ये को मेरे पास ये है और इसके बेस पर तुम अपराधी साबित होते हो, ठीक है, तो वो आप कर पाते हो अगर आपको फॉरेंसिक रीडीनेस आती है तो। हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन यूज टू डिजिटल एविडेंस इन इट्स ओन डिफेंस, कई बार क्या करते हैं डिजिटल एविडेंस, इसके तहत हम डिजिटल एविडेंस भी इजीली फाइंड आउट कर पाते हैं और उस डिजिटल एविडेंस का जो डेटा होता है उसके बेसिस पे हम ऑर्गेनाइजेशंस खुद को प्रिवेंट करने में हेल्पफुल रहती हैं, जैसे कि कैमरे, अगर डिजिटल एविडेंस में हमें कैमरे फुटेज वगैरह मिलती हैं, ठीक है, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन कई बार हेल्पफुल हो जाती है, अपने को प्रोटेक्ट कर पाती है। ब्लॉक द अटैकर फ्रॉम कवरिंग देयर ट्रैक्स, अटैकर्स को ब्लॉक करने का प्रोसीजर होता है जिसकी बेस पे आप ट्रैक्स को कवर कर सकते हो, जिसके अटैकर ऐसा ना हो कि वो अपने क्लियर ट्रैक्स करना चाहे, तो वो चीज से रोकता है, कवर कर पाते हो आप अटैकर को ब्लॉक करके। लिमिट द कॉस्ट ऑफ रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर डिस्क्लोजर ऑफ डेटा, अच्छा, तो ये आपको बोलता है कि आपको यहाँ पे बहुत लिमिटेड कॉस्ट के साथ आप लीगल रिक्वायरमेंट्स का यूज करके उस डेटा को डिस्क्लोज कर सकते हो, यानी उस डेटा को शो कर सकते हो, आपको ज्यादा उसके लिए खर्चा नहीं करना पड़ता है उसको पेश करने के लिए, उसको लाने के लिए, या फिर उसको बेसिकली उससे डेटा निकालने के लिए। अवॉइड सिमिलर अटैक्स इन फ्यूचर, आप अवॉइड कर सकते हो जो भी इससे रिलेटेड सिमिलर अटैक्स होने वाले हैं फ्यूचर में, उनको आप पता कर लेते हो रीडीनेस के थ्रू और फिर उससे आप प्रिवेंट कर सकते हो वहां पे, ठीक है। तो these are the basic benefits जो आपको क्या मिलते हैं फॉरेंसिक रीडीनेस की हेल्प से मिलते हैं। फॉरेंसिक रीडीनेस प्लानिंग क्या होती है ये भी समझ लो। फॉरेंसिक रीडीनेस प्लानिंग हम किस तरीके से करते हैं, कैसे कैसे हमें करना है। तो प्लानिंग करने के लिए सबसे पहले फॉरेंसिक रीडीनेस प्लानिंग रिफर टू अ सेट ऑफ प्रोसेस रिक्वायर्ड टू अचीव द मेंटेन फॉरेंसिक रीडीनेस, जिसमें सबसे पहला है आइडेंटिटी ऑफ द पोटेंशियल एविडेंस रिक्वायर्ड फॉर एन इंसिडेंट, आइडेंटिफाई करो उस एविडेंस को जो जरूरी है इंसिडेंट प्लेस के ऊपर। डिटरमाइन द सोर्स ऑफ द एविडेंस, पता लगाओ ऐसे कौन से सोर्सेज से आपका एविडेंस मिल सकता है। डिफाइन अ पॉलिसी दैट डिटरमाइन द पाथ ऑफ लीगली एक्सट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस विद मिनिमल ब्रेक्स, एक ऐसी पॉलिसी आपको पता होनी चाहिए, इंट्रोड्यूस करता है ये प्लानिंग, आप ऐसे इंट्रोड्यूस करो जिसके बेस का आप यूज करके उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में से ज्यादा पाथ का यूज करके एविडेंस कलेक्ट कर सको मिनिमल ब्रेक के साथ, कम प्रॉब्लम्स के साथ। Establish a policy for securely handling and storing the collected evidence, स्टोर करो, इस्टेब्लिश करो एक पॉलिसी जिसके बेस पे आप अपने जो भी डेटा आपको मिला है, जो भी एविडेंस आपको मिला है उसे आप हैंडल कर सको इजीली और उसे स्टोर करके रख सको सेफली। आइडेंटिफाई इफ द इंसिडेंट रिक्वायर फुल और नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, आइडेंटिफाई करो इंसिडेंट्स को जिसमें रिक्वायर हो सकता है आपके लिए फुल इन्वेस्टिगेशन भी और फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, हल्की फुल्की इन्वेस्टिगेशन भी कई बार होती है, ठीक है। Train the staff to handle the incidents and pressure the evidence, preserve the evidence, sorry. So आप अपने जो भी आपका स्टाफ है उसे इस तरीके से ट्रेन करो ताकि वो उस इंसिडेंट प्लेस को हैंडल कर सके और वहां पे जो भी एविडेंस मिल रहा है उसे प्रोटेक्ट कर सके या कलेक्ट कर सके। Create a special process for documenting the procedure, एक मैंने आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू एविडेंस क्या होता है हमारे पास, जो हमारा फॉर्मेट होता है किसका, फाइल क्रिएटिंग का या डॉक्यूमेंटेशन का,
रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंटेशन का वो चेंज हो जाता है। तो आपको ऐसा एक स्पेशल प्रोसेस यूज करना है जिसके बेस पे आप बेटर डॉक्यूमेंटेशन रिप्रेजेंटेशन शो कर सको या क्रिएट कर सको। Establish a legal advisory board to guide the investigation process. लीगल एडवाइजरी बोर्ड का आप हेल्प लेते हो, उसकी उनसे राय लेते हो कि आप इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को किस तरीके से कंप्लीट करोगे। तो दिस इज अ बेस प्लानिंग ऑफ फॉरेंसिक रेडीनेस, जो कि आपको पता होनी चाहिए और यही आप करते हो अगर आप फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर का रोल निभाते हो तो। ठीक है, क्लियर गाइस? नाउ कंप्यूटर फॉरेंसिक एज पार्ट ऑफ इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान। इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान क्या होता है? अगर वहां पे कभी भी कुछ इंसिडेंट हुआ है तो वहां पे आपको किस तरीके से क्या क्या चीजें करनी है उस इंसिडेंट प्लेस पे, तो ये आपको बताता है इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान। ओके, तो आप प्लानिंग पहले से करके रखते हो कि अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा हुआ तो हम ऐसा करेंगे। तो डिफिनेशन क्या है? इंसिडेंट रिस्पॉन्स इज अ प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्डिंग द इंसिडेंट दैट may have occurred due to the security breach in the system or a network। यहाँ पे क्या है कि आपको इंसिडेंट्स को क्या करना होता है, प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना होता है, रिस्पॉन्स देना है वहां पे, जिसमें क्या हो सकता है, डेटा ब्रीचेस की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कहां पर, सिस्टम एंड नेटवर्क के ऊपर। तो ये आपकी मेन चीज है जिसके लिए आप गोल सेट करते हो। गोल नंबर में सबसे पहला गोल आता है टू हैंडल द इंसिडेंट इन द वे to minimize the damage and reduce recovery time and cost। हमारा मेन गोल क्या होता है कि उस इंसिडेंस में हमें पता लगाना है तरीका पहले कहां से हुआ है और उस डैमेजेस को मिनिमाइज करना है, डेटा को रिकवर करना है, रिड्यूस करना है डैमेजेस को, एंड कम टाइम में कम कॉस्ट के साथ ज्यादा डेटा हम रिकवर कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट, रोल ऑफ एन इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्रोफेशनल includes identifying how breach occurred। इसका एक रोल ये भी होता है कि हम ये पता लगाएं रिस्पॉन्स प्लानिंग में कि जो भी प्रोफेशनल एक प्रोफेशनल बंदे को हायर करते हैं जिसके बेस पे वो हमें ये बताता है कि यहाँ पे जो डेटा ब्रीच हुआ है वो कैसे हुआ है, हाउ द लोकेट मेथड ऑफ ब्रीच, कौन सा मेथड यूज किया गया है डेटा ब्रीच करने के लिए, एंड हाउ टू मिटिगेट द ब्रीच, वहां पे किस तरीके से एंट्री करी गई थी। On the other hand, computer forensics is a legal process of finding and analyzing the evidence to determine the culprit, यानी कि अपराधी जो है behind the incident। इसमें ये भी आता है आपका कि कंप्यूटर फॉरेंसिक के अंदर हमारे पास लीगल प्रोसेस हम यूज करते हैं जिसके बेस पे हम उसे फाइंड कर सकते हैं या फिर एनालाइज कर सकते हैं किसको, जो भी हमारे पास अपराधी है जिसने वहां पे इंसिडेंट पे क्या किया है, कोई ना कोई क्राइम कर रखा है। Organization often include computer forensic as part of incident response plan, so to track the prosecute perpetrators of the incident। जो ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, कंप्यूटर फॉरेंसिक्स को इंसिडेंट रिस्पांस प्लान के साथ ऐड कराती हैं, इंक्लूड करती हैं, जिसके बेसिस पे वो ट्रैक कर पाती हैं किसको, जो आपका अपराधी है जिसने वहां पे क्या किया है, इंसिडेंट कर रखा है। तो दीज आर द बेसिक 4 टूल्स आप बोल सकते हो या प्लान्स बोल सकते हो जिसके बेस पे हम पता करते हैं कि इंसिडेंट रिस्पांस प्लानिंग किस तरीके से हमारी करी जाती है। ठीक है, यस सर। बढ़िया। अब ये समझ लो नीड ऑफ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर क्या क्या है। तो नीड ऑफ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर सबसे पहला आता है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, दूसरी होती है साउंड एविडेंस हैंडलिंग और तीसरी होती है इंसिडेंट हैंडलिंग एंड रिस्पांस। तो सबसे पहला है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, जिसके अंदर ए फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर बाय वर्च्यू ऑफ हिज और हर स्किल्स अपनी स्किल्स का यूज करता है ज्यादा से ज्यादा, एंड एक्सपीरियंस का भी यूज होता है वहां पे, हेल्प टू ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज टू इन्वेस्टिगेट एंड prosecute the perpetrators of cyber crime।
एक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर होता है वो अपनी हर एक स्किल का यूज करता है जिसकी वो हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर सकता है, या फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उन्हें हायर करती हैं जिसके बेस पे वो क्या करती हैं, परपेट्रेटर यानी अपराधी को पकड़ने का ट्रैक करती है। ठीक है। साउंड एविडेंस हैंडलिंग, if a technically experienced person examine the computer involved in the crime, अगर कोई एक ऐसा पर्सन जो काफी टेक्निकल है और काफी एक्सपीरियंस पर्सन है, अगर इनएक्सपीरियंस पर्सन उन्हें एग्जामिन करता है जो कि कहाँ पे क्राइम में यूज किए गए हैं कंप्यूटर्स, so it will almost certainly result in the rendering and any evidence found inadmissible in the court of law। तो इसमें क्या होता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपका जो रिजल्ट है ना, जो आपका वो आपका प्रोसेस में ही चला जाता है सारा टाइम, और आप अपना कोर्ट में सक्सेसफुली अपना कंप्लीट एविडेंस शो नहीं कर पाते हो। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, टेक्निकल पर्सन चाहिए। ठीक है। इंसिडेंट हैंडलिंग एंड रिस्पॉन्स, forensic investigator help organization to maintain forensic readiness and implement effective incidents handling and response team। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो मेंटेन करे क्या, फॉरेंसिक रीडीनेस प्रोसेस, जिसके बेस पे वो हर चीज हैंडल कर सके, आइडेंटिफाइड कर सके एंड इम्प्लीमेंट कर सके इफेक्टिव इंसिडेंट्स हैंडलिंग एंड रिस्पांस टीम। तो ये होता है इंसिडेंट्स हैंडलिंग एंड रिस्पांस कि आप किस तरीके से वहां पे करते हो, क्यों नीड है हमें इन्वेस्टिगेटर की। ठीक है गाइस? यस सर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट? यस सर। बढ़िया। तो क्या कह रहा हूँ, सही है। तो थोड़ा सा पार्ट और बचा है इसका, ठीक है, वो हम अपने कल के नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। प्लस उसके साथ हम कल से अपना प्रैक्टिकल पार्ट भी स्टार्ट करेंगे जिसमें आप टॉपिक वाइज आप पढ़ोगे, जैसे कि कंप्यूटर फॉरेंसिक का पार्ट आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर एनालाइजिंग प्रोसेस समझेंगे, कैसे हम कंप्यूटर के अंदर यूटिलिटीज वगैरह को चेक करके पता कर सकते हैं कि किसी टाइप का वायरस वगैरह है कि नहीं है। फिर मेलवेयर्स के लिए अलग है, ईमेल्स के लिए अलग है। अब हम चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे अपना। ठीक है। ठीक है सर। सर क्लास की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी क्या हमें? क्लास की अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए तो आप मैनेजमेंट से बात कर लो, मेरी सारी जो भी मैं क्लास कर रहा हूँ उसकी रिकॉर्डिंग मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है। तो ठीक आप है। ठीक मैनेजमेंट है। से बात करके ले लेना। सर। ठीक है। चलो कल मिलते हैं सेम टाइम 12:20। ठीक है। ओके सर। चलो गाइस, बाय बाय। ओके सर, थैंक यू।